हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लासेस में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो क्या होती है, हमारी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, क्योंकि सिंगल फेज लगने के कारण उसमें क्या होता है, एक डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी हमारी अप्लाई होती है। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारा टोटल फ्लक्स है वो क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स ऑफ फ्लक्स में डिवाइड हो जाता है। दोनों जो पार्ट्स होते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो एट स्टार्टिंग दोनों जो टॉर्क होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिस कारण से स्टार्टिंग में जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। ओके, तो मैंने बताया था आपको कि मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो सिंगल फेस मोटर है उसको क्या कर देते हैं, टू फेस मोटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हमारे पास एक नेट टॉर्क डेवलप्ड हो जाए और हमारी मोटर क्या करे, रन करने लगे, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए और मोटर क्या करे, रोटेट करने लगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ओके, तो टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमारे क्या है, हमारा पहला है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ओके, हमने आपको बताया था कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। जो हमारी स्टेटर वाइंडिंग है उसमें हम क्या करते हैं, एक मेन वाइंडिंग की जगह एक और वाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, दो वाइंडिंग कनेक्ट कर देने से क्या होता है, उसमें दो करंट फ्लो होने लगते हैं, दो फ्लक्स बनते हैं, दो एमएमएफ बनते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, नेट टॉर्क जनरेट हो जाता है, एक रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है, जिसके कारण मोटर क्या करने लगती है, रोटेट करने लगती है। ओके, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज सबसे पहले जो हमारा है वो क्या है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ओके, ये हमारी फर्स्ट टाइप की इंडक्शन मोटर है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। इसमें क्या होगा, ये सपोज हमारा क्या है, रोटर है, ये रोटर्स के बार है। ये आपको पता है कि हम कौन सा वाला रोटर यूज करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, स्क्वायरल केज। दो टाइप के होते हैं, एक स्क्वायरल केज और एक हमारा स्लिप रिंग। तो हम यहाँ पे जो रोटर यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, मतलब जो रोटर होता है वो स्क्वायरल केज होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, सपोज ये हमारा रोटर हुआ, उसके बाद हमारा ये स्टेटर, स्टेटर में दो बाइंडिंग होगी। ओके, एक बाइंडिंग जिसको हम क्या बोलेंगे, ये मेन बाइंडिंग के कंडक्टर्स हैं, और एक बाइंडिंग जो कि हमारी क्या होगी, स्टार्टिंग बाइंडिंग। ठीक है, पहले हमारी जो थी सिंगल फेज में केवल एक ही बाइंडिंग थी, जो कि क्या थी, मेन बाइंडिंग थी, जिसके कारण हमारी मशीन क्या थी, हमारी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं थी। तो हमने एक और बाइंडिंग उसमें कनेक्ट कर दी, जिसका नाम क्या, ऑक्सिलरी बाइंडिंग या फिर हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग। ओके, ये हमारा बेस, और इसको हम क्या करेंगे, सिंगल फेज सप्लाई देंगे। ओके, ये वाली जो बाइंडिंग है सपोज वो हमारी कौन सी है, ऑक्सिलरी और स्टार्टिंग वाइंडिंग। कहीं कहीं ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलेंगे, कहीं कहीं स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलेंगे। ऑक्सिलरी नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये हमारी एक्स्ट्रा में लगाई गई है हमारी। ठीक है, स्टार्टिंग क्योंकि इसको केवल अपन स्टार्टिंग में लगाते हैं, जब ये क्या करती है, स्पीड पकड़ लेती है, तो इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और ये वाली बाइंडिंग क्या हमारी, मेन वाइंडिंग। ओके, दिस इज रोटर, दिस इज स्टेटर, ये हमारा फ्रेम, मैग्नेटिक फ्रेम। तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम। ओके, अब अगर हम इसी को और हमारा क्या करें, बनाए तो क्या बना, कैसे बनाएंगे, एक क्या होती है मेन वाइंडिंग, एक क्या होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ओके, ये हमारा क्या हो गया, स्टेटर। कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा, दो बाइंडिंग है, दोनों बाइंडिंग क्या होती है, हमारी पैरेलल में कनेक्ट होती है, और ये हो गया हमारा रोटर, जिसमें ये हमारे क्या है, रोटर बार। ओके, तो आप ऐसे बना सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं हमारा। ओके, इसमें क्या है, ये हमारा रोटर हो गया, यहाँ पे अपन ने वी सिंगल फेज सप्लाई दी, यहाँ से एक करंट आएगा आई, दो करंट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो हो जाएगा स्टार्टिंग करंट और एक हो जाएगा हमारा मेन वाइंडिंग करंट। ठीक है, ये जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या हमारा
सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में अभी आपको बताया था कि एक स्विच लगा देते हैं जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या होता है कि जब हमारी स्पीड क्या होती है 75% 80% अचीव कर लेती है, तब ये क्या करता है, स्विच ऑटोमेटिकली हमारा क्या होता है, ओपन हो जाता है और ये बाइंडिंग क्या होती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है। ये वाली बाइंडिंग कौन सी बाइंडिंग है, स्टार्टिंग बाइंडिंग, ये हमारी मेन बाइंडिंग। तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो किस पे वर्क करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, हमारा एक ऐसा फोर्स होता है जब हमारा मोशन करती है कोई भी बॉडी तो उसमें रेडियली आउटवर्ड की तरफ लगता है हमारा, ठीक है। मोशन के कारण रेडियली आउटवर्ड जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच पे भी क्या होता है, वही अप्लाई होता है, ठीक है। कि मोटर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, मोशन में है, तो जब वो स्पीड पकड़ लेगी तो उसपे एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड, तो वो ऐसे फोर्स लगेगा कि वो क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑन कर देगा हमारा, ठीक है। तो वो स्पीड जब ज्यादा होगी तभी उस पर ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तब जाके वो ऑन हो पाएगा। अगर स्पीड कम है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगेगा तो स्विच हमारा ऑन नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं इसमें हम कुछ नहीं लगाते कि हम ऑन करें, वो स्पीड पे डिपेंड करेगा कि जितनी स्पीड हमें चाहिए, मतलब वो फोर्स पे डिपेंड करेगा कि फोर्स स्पीड हमारी ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप क्या होता है, ओपन हो जाता है और ये स्टार्टिंग बाइंडिंग रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा दो बाइंडिंग है, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग और एक हमारी मेन बाइंडिंग। दोनों बाइंडिंग क्या होती है, पैरेलल में कनेक्ट होती है हमारी, ठीक है। और एक क्या लगाते हैं, स्विच लगाते हैं जो कि स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ सीरीज में लगा होता है। तो जब हमारी मोटर क्या करती है 75% टू 80% स्पीड क्या करती है, अचीव कर लेती है, तो हमारे सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सीएस से हम डिनोट करना है सेंट्रीफ्यूगल स्विच को, ये क्या होता है, ओपन हो जाता है। और अब हमारी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। अब मशीन जो है वो केवल किस बाइंडिंग पे रन करती है, मेन बाइंडिंग पे, ठीक है। केवल मेन बाइंडिंग अब लगी हुई होती है और मशीन जो है वो हमारी नॉर्मल स्पीड पे रन करती है। नॉर्मल स्पीड कौन सी स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड से कम वाली स्पीड, क्योंकि ये इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर पड़ा है। इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे रन नहीं करता है, वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पे रन करती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। अब जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है और जो मेन वाइंडिंग है वो क्या है, बाइंडिंग है। बाइंडिंग है मतलब उनमें क्या है, रेजिस्टेंस लगा होगा हमारा और रिएक्टेंस लगा होगा। तो जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग बाइंडिंग, दो बाइंडिंग है, एक है स्टार्टिंग बाइंडिंग और एक क्या हमारी मेन बाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की और रिएक्टेंस की, ओके, आर एंड एक्स की। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हाई होता है एज कंपेयर टू मेन वाइंडिंग के हम बात कर रहे हैं। और जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, हमारा लो होता है। जबकि मेन वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लो होता है। और जो हमारा रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, हमारा हाई होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो ये हमारा डिजाइनिंग पर्पस है कि हमें कैसा रखना है। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है उसका रेजिस्टेंस हाई रखते हैं, रिएक्टेंस लो रखते हैं। मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लो रखते हैं और रिएक्टेंस क्या रखते हैं, हाई रखते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मशीन को डिजाइन करते हैं। जब हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे तभी जाके हमें क्या होगा, इन दोनों वाइंडिंग जो है इनके बीच में एंगल डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है, और जो हमारी मेन वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग जो है इनके बीच में क्या होना चाहिए, ये 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होना चाहिए, ठीक है। वैसे हमारा परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए, परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट के लिए जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है, एस से डिनोट कर रहे हैं हम, और जो हमारी मेन वाइंडिंग है ये दोनों ही जो हैं वो हमारी 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होना चाहिए हमारा इन टाइम एंड स्पेस, दोनों में, टाइम में भी और स्पेस में भी कैसे होना चाहिए, 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग लगाई है ये हमारी
90 डिग्री डिस्प्लेस तो है टाइम में, लेकिन हमारी स्पेस में 90 डिग्री डिस्प्लेस नहीं होती है। टाइम का मतलब क्या हुआ, जो हम एंगल लिखते हैं, जैसे हमारा cos थीटा है तो एक होगा cos थीटा, तो एक होगा cos थीटा प्लस 90 डिग्री, ठीक है, मतलब 90 डिग्री एक दूसरे से डिस्प्लेस है। तो टाइम में तो हम इनको लगा देते हैं, लेकिन स्पेस में ये हमारी एग्जैक्ट 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है। इस कारण से क्या होता है, यहाँ पे परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होती है, डेवलप नहीं हो पाती हमारी। तो जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारा ज्यादा होता है, ठीक है। हमने क्या बोला, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज हाई, रेजिस्टेंस हाई होता है। तो रेजिस्टेंस हम हाई कैसे कर सकते हैं, R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए, यही होता है कि नहीं होता। तो जो हम एरिया रखते हैं वो क्या रखते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ कंडक्टर का एरिया जो है, एरिया ऑफ स्टार्टिंग बाइंडिंग ऑफ कंडक्टर is 25% ऑफ एरिया ऑफ मेन वाइंडिंग कंडक्टर, ठीक है, केवल हम 25% लेते हैं। तो अगर एरिया हमारा कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्योंकि हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हाई चाहिए, तो एरिया कम रखेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरा हम रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस connected in series in स्टार्टिंग वाइंडिंग। एक्स्ट्रा करंट रेजिस्टेंस अगर हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे तो भी हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बाय चूजिंग हाई रेजिस्टेंस फाइन कॉपर वायर फॉर बाइंडिंग पर्पस, we choose high resistance fine copper वायर, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम दोनों के बीच में जब हमारा डिफरेंस होगा, इसका रिएक्टेंस जो होता है वो कम होता है हमारा, ठीक है, और जो मेन बाइंडिंग होता है उनका उसका रिएक्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एंगल डिफरेंस आएगा। अगर हम ये ऐसा नहीं रखेंगे, मतलब कंस्ट्रक्शन, आप बोलोगे कि ये क्यों मैम जरूरी है, ताकि इन दोनों के बीच में एक एंगल डिफरेंस आ जाए। आप ही सोचिए कि रिएक्टेंस है हमारा, ठीक है, लैग करता है 90 डिग्री से, हमारा कैपेसिटेंस लीड करता है, रेजिस्टेंस है केवल तो वो इन फेस रहता है, ये तो आपको पता है, रेजिस्टेंस और वोल्टेज इन फेस रहता है, कैपेसिटर है तो 90 डिग्री लीड करता है, और इंडक्टेंस है तो 90 डिग्री लैग करता है। तो इनके बीच में हम ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे ताकि इनके बीच में क्या आ जाए, हमारा एंगल डिफरेंस क्रिएट हो जाए। ओके, तो ये हो गया कि हम कैसे रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका बढ़ा सकते हैं। तो एक तो पहला हम जो एरिया है वो 25% रखेंगे मेन बाइंडिंग के, दूसरा एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस उसमें और कनेक्ट कर सकते हैं जो है, और तीसरा क्या है, जो रेजिस्टेंस चूज करेंगे वो फाइन कॉपर वायर का होगा जो कि हाई रेजिस्टेंस का होगा। ओके, तो हमने स्टार्टिंग में जब डायग्राम बनाया था तो दो बाइंडिंग है यहाँ पे, मतलब दो करंट है, एक हो गया हमारा IM और एक हो गया क्या हमारा IS, ठीक है, दो करंट आ गए, एक है IM और एक IS। ओके, जो हमारा मेन वाइंडिंग है ये क्या है हमारा, हाईली इंडक्टिव, मेन वाइंडिंग जो है वो क्या है, हाईली इंडक्टिव, इसका इंडक्टेंस क्या है, ज्यादा है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो क्या है, हाईली रेजिस्टिव, इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो दोनों के बीच में क्या आएगा, हमारा कुछ फेज डिफरेंस आएगा हमारा, जिसके कारण एक टॉर्क जनरेट होगा और हमारा क्या होगा, मोटर रोटेट करने लगेगी। तो इन दोनों के कारण एक रीजनेबल फेज डिफरेंस आ जाता है, रीजनेबल फेज डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री टू 30 डिग्री। कितना एंगल आता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं आ पाता है। हमने आपको क्या बोला कि एग्जैक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हमें इन दोनों बाइंडिंग के बीच में जो एंगल चाहिए है वो 90 डिग्री चाहिए इन बोथ टाइम एंड स्पेस। तो हम जब
वाइंडिंग लगाते हैं तो हम टाइम में तो कर देते हैं 90 डिग्री, बट स्पेस में 90 डिग्री नहीं आ पाता है यहाँ पे इस केस में। ठीक है, कितना आता है, केवल 25 से 30 डिग्री, बट कुछ एंगल तो आया ना दोनों के बीच में। ऐसा तो नहीं है कि दोनों सेम फेज पे हैं, दोनों अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं और वो कर देंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल हमारा आता है कितना, 25 टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे एक वीक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वीक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स विच रोटेट द रोटर, जो कि क्या करती है, रोटर को घुमाती है। ठीक है, एक टॉर्क जनरेट हो जाता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू K I m साइन ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है हमारा, एंगल बिटवीन IS एंड IM। ठीक है, K जो है वो कांस्टेंट है, जो कि डिपेंड करता है, K जो है इट डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन ऑफ द मोटर, इट डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन ऑफ मोटर। ठीक है, ये मोटर की डिजाइन पे डिपेंड करता है कि ये क्या है हमारा, एक कांस्टेंट है। तो ये हो गया हमारा क्या, टॉर्क हो गया हमारा, कि कितना टॉर्क डेवलप करेगा और मोटर रन करने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो एंगल है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं आ रहा है, 25 टू 30 डिग्री आ रहा है, जिसके कारण जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो एग्जैक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रही है। कैसी हो रही है, वीक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। ठीक है, कैसे, हम इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। एक्स से जो है, हमने क्या बोला, एक्स से स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है इसका आर ज्यादा होता है, एक्स क्या होता है, कम। मेन वाइंडिंग जो है इसका आर कम होता है, एक्स क्या होता है, ज्यादा। तो एक्स से लेस देन होगा किससे, एक्सएम से। आर ए जो है हमारा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा आर एम से। तो अगर अपन एक्स बाई आर रेशियो देखें, एक्स से बाई आर ए और यहाँ पे एक्स एम बाई आर एम, तो आर ए क्या है, ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी हमारी, कम होगी। यहाँ पे आर एम क्या है, कम, ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। मतलब एक्स ए बाई आर ए क्या होगा, कम होगा किससे, एक्स एम बाई आर एम से। ठीक है, ये दोनों जो वाइंडिंग है हमने लिया है, मेन वाइंडिंग जो है उसमें रेजिस्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें भी रेजिस्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा। दोनों वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्ट है, तो अपन इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये सप्लाई वोल्टेज है V, यहाँ से आ रहा I, ये करंट एक हो गया, इसमें जाएगा IM और ये IS। ठीक है, ये हमारा RA, यहाँ पे हमने A लिखते हैं। आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग सेम ही है, इसलिए कहीं पे ए लिख देते हैं, कहीं पे एस लिख देते हैं। ये आई ए लिख लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा आई एस सेम है, कहीं हो सकता है हमने एस लिख दिया हो, कहीं ए लिख दिया हो, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे यहाँ पे ए लिख दिया है, यहाँ पे हम एस बता रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि वो एक ही चीज है तो कभी कुछ लिख जाता है, तो ये एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये आर ए और ये एक्स ए, ये आर एम और ये हमारा एक्स एम। ठीक है, तो अगर हम इसका करंट निकालें, सपोज आई एम जो है वो क्या हो जाएगा, V बाई आर एम प्लस जे एक्स एम, यही होगा कि नहीं होगा हमारा। और इसको क्या लिख सकते हैं, V बाई जेड एम एंगल माइनस टेन इनवर्स एक्स एम बाई आर एम, यही होगा। माइनस क्यों होगा, नेगेटिव, क्योंकि इंडक्टिव लगा है तो वो क्या करेगा, हमारा लैग करेगा। ऐसे ही अगर आइए देखें तो क्या होगा, V बाई आर ए प्लस जे एक्स ए, और क्या लिख सकते हैं, V बाई जेड ए एंगल माइनस टेन इनवर्स एक्स ए बाई आर ए। ओके, तो अगर हम एंगल देखें तो एक्स ए बाई आर ए क्या है, कम है हमारा। ठीक है, तो इसका जो ये एंगल बनेगा वो क्या होगा, हमारा कम होगा। तो रेफरेंस अगर हमने लिया, ये वोल्टेज हमारा V है। ओके, तो इससे कुछ एंगल पे करंट लैग करेगा, आइए ये वाला एंगल कम होगा, IM क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि XM बाय RM ज्यादा है, तो ये एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये क्या होगा, हमारा कम होगा। ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये सपोज आई। तो अल्फा क्या है, इनके बीच का एंगल है। IA और IM के बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या है, हमारा अल्फा है हमारा। ठीक है,
तो ये आप देख रहे हैं ये कम है, सपोज ये थीटा है और ये हमारा थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। तो थीटा 2 ग्रेटर देन है हमारा क्या, थीटा 1 से। यहाँ पे ये जो एंगल है वो हमारा अल्फा। तो आप देख रहे हैं कि ये एंगल जो है वो क्या है, बहुत कम है। अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 25 to 30 डिग्री यहाँ पे, इसलिए वीक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और मोटर जो है हमारा वो क्या होता है, परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल पाती है। ओके तो ये हो गया हमारा स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर। अब हम इसमें क्या देखते हैं, टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा हमारा, ये है स्पीड और ये हमारा टॉर्क। ओके तो केवल मेल वाइंडिंग जब लगी है तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तो सपोज उसका ग्राफ बनेगा तो वो कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा। ये है एनएस सिंक्रोनस स्पीड। ओके जब हम मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग मतलब या स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये वाली वाइंडिंग जो है वो क्या है, मेन वाइंडिंग। तो जब हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं तो उसके कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप नहीं होता बट स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होता है। ठीक है, दो फील्ड तो हमारी जनरेट होती है, एक फॉरवर्ड फील्ड और एक बैकवर्ड फील्ड। और जो फॉरवर्ड फील्ड होता है उसका क्या होता है, टॉर्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बैकवर्ड फील्ड, इसलिए वो क्या करती है, फॉरवर्ड फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करने लगती है। एक वीक रिवॉल्विंग फील्ड जनरेट होती है लेकिन हो जाती है क्योंकि दो वाइंडिंग्स हो गई और मोटर कैसी बन गई, टू फेस मोटर बन गई। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ टॉर्क हमारा क्या होगा, बनेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं बनेगा बट कुछ तो हमारा बनेगा। तो वो कैसा होगा, ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा। ये वाला जो है वो है स्टार्टिंग प्लस मेन स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ, ये वाले जो है वो स्टार्टिंग बाइंडिंग प्लस मेन बाइंडिंग के साथ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये वाला जो है पॉइंट, ये है हमारा अबाउट 75% ऑफ एनएस। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो क्या है, ये यहाँ पे क्या होगा हमारा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट्स हो जाएगा। तो यहाँ स्टार्टिंग में हमें जो टॉर्क मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये मिलेगा TST स्टार्टिंग टॉर्क। तो पहले क्या करती है, हमारी दोनों वाइंडिंग ऑपरेट होंगी, ऑक्सिलरी भी और मेन वाइंडिंग भी, तो ये हमारा उसका ग्राफ कर्व ड्रॉ होगा। बट जैसे ही क्या करेगा, ये 75% ऑफ स्पीड अचीव कर लेगी हमारी, तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट हो जाएगा। उसके बाद ये जो इसका ग्राफ है इससे हट जाएगा और जो मेन वाइंडिंग का ग्राफ है ये केवल क्या करेगा, उसी पे ऑपरेट करेगी। ओके जस्ट अ मिनट, इसको ऐसे बनाइए, आपको ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने एक ही में बता दिया। देखिए ये हमारा मेन वाइंडिंग का कर्व, ओके, और ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग प्लस उसका। ओके ओके तो देखिए, क्योंकि उसमें कंफ्यूज हो गया तो मैंने एक साथ ही बना दिया था। ये है केवल मेन वाइंडिंग के साथ। ओके, ब्लू वाला जो है वो है मेन प्लस ऑक्सिलरी। ओके या फिर स्टार्टिंग। प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये सेम चीज है, इसलिए मैं कहीं ऑक्सिलरी लिख देती हूँ, कहीं स्टार्टिंग लिख देती हूँ। तो जो हमारा एग्जैक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, ये स्टार्टिंग में इसको फॉलो करेगा, ये रेड वाला। ठीक है, एग्जैक्ट कर्व जो होगा वो हमारा ऐसा होगा, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग वाले को फॉलो करेगा, फॉलो करेगा, फॉलो करेगा। फिर जहां पे ये मोटर हमारी 75% ऑफ स्पीड अचीव कर लेगी, वहां पे ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट हो जाएगा, फिर ये केवल मेन वाइंडिंग वाले कर्व को फॉलो करेगा। ठीक है, ये ऐसे जाएगा स्टार्टिंग प्लस और मेन वाइंडिंग, फिर जगह पे ये क्या करेगा 75%, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो ऑपरेट हो जाएगा, फिर ये केवल मेन वाइंडिंग वाले कर्व को फॉलो करने लगेगा। ओके, तो ये होता है इसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। अब जो स्टार्टिंग में टॉर्क मिलता है वो कितना मिलता है, 1.52 स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है
टी स्टार्टिंग वो कितना होता है 1.5 to 2% ऑफ फुल लोड टॉर्क। ओके, जो करंट होता है स्टार्टिंग करंट जो होता है वो क्या होता है हमारा 6 to 8 टाइम ऑफ फुल लोड करंट, 6 to 8 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, IFL मतलब फुल लोड करंट। ओके, अब ये जो मशीन है, अब आप देखते हैं कुछ क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे स्प्लिट फेस मोटर के, क्यों हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सिंगल फेस स्प्लिट फेस मोटर, क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस इसके क्या क्या है, सबसे पहला तो ये जो मोटर होती है वो क्या होती है हमारी सस्ती होती है। ठीक है, ड्यू टू देयर लो कॉस्ट दिस इज मोस्टली यूज, ड्यू टू देयर लो कॉस्ट दिस मोटर इज मोस्ट पॉपुलरली यूज। इसकी कॉस्ट कम होने के कारण यह मोटर बहुत उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, दूसरा इसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है, जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाई हुई है हमारी वो हमने क्या बोला है मेड ऑफ फाइन वायर की लगी होती है। ठीक है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग उसमें क्या होता है हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग मेड ऑफ फाइन वायर। ओके, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो किससे बनी होती है फाइन वायर, तो उसकी जो करंट डेंसिटी होती है वो क्या होती है हाई, सो इट्स करंट डेंसिटी इज हाई, इसकी करंट डेंसिटी क्या होती है हमारी ज्यादा होती है। तो अगर जो हमारा मोटर है कोई मोटर है अगर उसका जो स्टार्टिंग पीरियड है वो 5 सेकंड से ज्यादा एक्सीड करता है, मतलब 5 सेकंड के अंदर स्टार्ट हो जाता है तो ठीक है, अगर 5 सेकंड से ज्यादा एक्सीड करता है तो ये जो मोटर है वो क्या करती है हमारी जल जाती है हमारी। ठीक है, अगर स्टार्टिंग टाइम ज्यादा लगेगा, ये फाइन वायर से बनी हुई है हमारी, अपन ने पढ़ा है ना रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हम फाइन वायर पतला वो लगाएंगे, और हमारा रेजिस्टेंस कम है क्योंकि आर क्या है रो एल बाई ए एरिया पे डिपेंड करता है, तो ये हमारा फाइन होगा पतला होगा, मतलब तो यहाँ पे एरिया कम होगा तब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये फाइन वायर की बनी हुई होती है हमारी, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है हाई होता है, तो उस कारण से इसकी जो करंट डेंसिटी होती है वो क्या होती है हाई होती है। तो जो भी मोटर जिसमें स्टार्टिंग जो हमारा टाइम है, ठीक है, जो हमारा टाइम है स्टार्टिंग टाइम है वो अगर हमारा 5 सेकंड से ज्यादा एक्सीड होता है तो वहां पे ये मोटर क्या होती है जल जाती है। तो अपन वहां पे यूज करते हैं जहां पे इसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो क्या है हमारा कम हो। ओके, तो ये चीज भी हमें क्या करनी है याद रखनी है। दूसरा नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें जो स्पीड वेरिएशन होता है, स्पीड वेरिएशन जो स्पीड का वेरिएशन है वो कितना होता है 2 to 5%, 2 to 5% फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। नो लोड से फुल लोड में हम देखेंगे तो यहाँ पे जो स्पीड का वेरिएशन होता है वो केवल कितना होता है 2 से 5%, इसलिए हम क्या बोलते हैं इस मोटर को बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड मोटर, क्योंकि 2 से 5% कोई बहुत ज्यादा हमारा वेरिएशन नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड मोटर बोलते हैं। ओके, ये मोटर हमारी कहाँ पे यूज की जाती है, वहां पे यूज की जाती है जहां पे हमें मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए है, क्योंकि एंगल डिफरेंस 25 डिग्री से 30 डिग्री होने के कारण दोनों बाइंडिंग में यहाँ पे बहुत ज्यादा एंगल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता जिसके कारण स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा हो, बट मॉडरेट होता है। ठीक है, तो कहाँ पे यूज करते हैं, दिस मोटर इज यूज्ड वेयर moderate starting torque is required, where moderate starting torque is required। यह मोटर वहां यूज की जाती है जहां पे मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क हमें चाहिए होता है। ओके, जैसे कि फैन, वॉशिंग मशीन, हमने आपको पहले ही बोला कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो होती है वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती है, मतलब होमली इक्विपमेंट के लिए ज्यादा यूज होती है। ओके,
ऑयल बर्नर्स, स्मॉल मशीन टूल्स, स्मॉल मशीन टूल्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे क्या स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, जिसमें हमने देखा कि हमने क्या किया है, एक अलग से वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया है मेन वाइंडिंग के साथ स्टेटर में, जिसको क्या बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग। वो वाइंडिंग कनेक्ट कर देने से क्या हो गया, हमारे पास दो क्या हो गया करंट, हमारे मतलब 2 MMF हो गए, और हमें क्या हो गया, एक स्टार्टिंग टॉर्क मिल गया। जो मिला है वो कम मिला है, वीक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है, बट हो गई है, इतना हो गई है कि मशीन अब हमारी क्या है, सेल्फ स्टार्टिंग हो जाए। ओके, तो ये था स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। थैंक यू।